सो गाइस, आज मैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जब जेनेट क्वांटम रियल्स में फंसी हुई थी। उसने वहां जिंदा रहने के लिए एक घर बना लिया था। एक दिन जेनेट को एक चमकती हुई चीज गिरती दिखाई देती है जिससे जेनेट डर जाती है और वो अपने वेपन लेकर आती है। वो देखती है कि वहां पर खतरनाक क्रिएचर आ गए हैं जो 1 से 2 हो जाते हैं और वो हमला करने लगते हैं, मगर जेनेट उनसे जीत नहीं पाती और एक क्रिएचर उसे मारने वाला था। लेकिन तभी कोई उस क्रिएचर को मार देता है जो और कोई नहीं बल्कि किंग द कॉन्करर होता है, जो जेनेट से पूछता है कि कौन सी जगह है। फिर हम प्रेजेंट में सैन फ्रांसिस्को का सीन देखते हैं जहां अब सभी को पता चल गया था कि स्कॉट एक एवेंजर है, जिससे स्कॉट भी खुश था और अब वो लोगों को बचाने की बजाय एक ऑथर बन गया था जो लोगों को अपने किस्से और कहानियां सुनाया करता था। यहाँ तक कि उसने एक बुक भी लिखी थी, वही होप, जिसे अपने डेड की कंपनी वापस मिल गई थी जिससे वो दुनिया को बेहतर बनाने के काम में लगी हुई थी। स्कॉट और होप दोनों साथ में खुश थे। एक दिन स्कॉट को जेल में बुलाया जाता है क्योंकि उसकी बेटी केसी को अरेस्ट कर लिया गया था, इसलिए होप उसकी जमानत करवाती है। केसी उन पुलिस वालों को उनकी गाड़ी वापस कर देती है जो उसने पिंप पार्टिकल से छोटी कर दी थी। इससे स्कॉट घर जाते वक्त केसी पर गुस्सा करता है तो केसी उसे बताती है कि वो पुलिस वाले बेघरों के टेंट हटा रहे थे। तो स्कॉट उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन मदद करने के दूसरे भी तरीके होते हैं। मैंने तुम्हारी माँ को प्रॉमिस किया था कि तुम पिंप पार्टिकल का इस्तेमाल सिर्फ हमारे सामने करोगी। फिर वो घर पहुंच जाते हैं जहाँ हिंक, जेनेट और बाकी सभी साथ में डिनर करते हैं। केसी अपने डेड से कहती है कि हमें साथ मिलकर लोगों की मदद करनी चाहिए। माना आपने पहले दुनिया बचाई थी लेकिन अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो स्कॉट केसी और हैंक से पूछता है कि आप दोनों क्या प्लान कर रहे हैं। तो हैंक बताते हैं कि हम चीटी साइंस पर काम कर रहे हैं और वो स्कॉट को कुछ चीटियों का प्रोजेक्ट दिखाते हैं जो अब बहुत ज्यादा एडवांस और डेवलप हो चुकी थी, इसीलिए अपने खुद के घर बना पा रही थी। केसी अपने डेड को बताती है कि जब आप क्वांटम रियल्स में 5 सालों के लिए फंसे रहे तो मैंने नानू के क्वांटम रियल्स के नोट्स पढ़ने शुरू किए। ये सुनकर जेनेट घबरा जाती है। वो उससे कहती है कि तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो होप उनसे पूछती है कि मैंने आपसे इसके बारे में इतनी बार पूछा लेकिन आप कभी क्वांटम रियल्स के बारे में बात ही नहीं करती। जेनेट उन्हें बताती है कि क्वांटम रियल्स बहुत खतरनाक है, मैं 30 साल वहाँ फंसी रही। तो केसी उन्हें बताती है कि हम में से कोई भी वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो यहाँ से क्वांटम रियल्स के मैप को बना सकता है। और उस डिवाइस को ऑन करती है और बताती है कि एक बार इस डिवाइस ने हमें क्वांटम रियल्स का मैप दे दिया तो हम इससे क्वांटम रियल्स की स्टडी कर पाएंगे। केसी अपने डेड को बताती है कि जब आप क्वांटम रियल्स में फंसे थे उस वक्त अगर मेरे पास ये डिवाइस रहता तो मैं आपको ढूंढ लेती। स्कॉट उससे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने डिवाइस बनाया, मगर ये काम कैसे करता है। तो केसी उन्हें बताती है कि ये डिवाइस सैटेलाइट की तरह है जो यहाँ से सिग्नल क्वांटम रियल्स में भेजता है और डेटा कलेक्ट करता है। जेनेट इससे काफी डर जाती है कि वो क्वांटम रियल्स में सिग्नल भेज रही है और वो गुस्से में उस डिवाइस को बंद करने के लिए उसके वायर को निकाल देती है। सभी इससे काफी हैरान होते हैं। जेनेट उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें क्वांटम रियल्स के बारे में सब कुछ सच बताऊंगी, लेकिन तभी केसी का वो डिवाइस वापस से चालू हो जाता है जो वहाँ मौजूद सभी चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है, जिससे वो एक एक करके सभी क्वांटम रियल्स में चले जाते हैं। उसमें वो इंटेलिजेंट चीटियां भी चली जाती है जो हैंक ने बनाई थी। जेनेट अपना सूट पहनकर अपने मॉम डेड को बचा लेती है। स्कॉट भी केसी को बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है, मगर वो पत्थरों से टकराने वाले थे, इसीलिए वो सूट पहनकर अपना साइज बढ़ा करके अपनी बेटी को बचा लेता है। मगर वो दोनों देखते हैं कि क्वांटम रियल्स में एक बहुत ही बड़ी और खूबसूरत जगह है। वही होप की जब आँख खुलती है तो उसे अपने डेड मिल जाते हैं, लेकिन उसे जेनेट कहीं नहीं दिखाई देती। वो उन्हें आवाज लगाती है, तभी वहाँ एक शिप आने लगता है, लेकिन तभी जेनेट वहाँ आकर उन दोनों को एक पेड़ के पीछे छिपा लेती है, जिससे वो शिप उन्हें नहीं ढूंढ पाता और आगे निकल जाता है। जेनेट उन दोनों से कहती है कि हमें स्कॉट और केसी को ढूंढकर जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वहीं स्कॉट होप से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी केसी देखती है कि सूरज उनकी तरफ बढ़ रहा है,
जो कि असल में एक क्रिएचर होता है। स्कॉट केसी को बचाने के लिए अपना साइज बड़ा करके उस क्रिएचर से लड़ने की कोशिश करता है और उसे पकड़कर दूर फेंक देता है, मगर तभी वहाँ जमीन से एक बहुत बड़ा क्रिएचर निकलता है जिससे बचकर वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी क्वांटम रियल्म का एक प्राणी जोलम अपने साथियों के साथ वहाँ आकर अपने बड़े क्रिएचर को मार देता है। स्कॉट और केसी इससे बहुत हैरान होते हैं कि यहाँ क्वांटम रियल्म में भी लोग रहते हैं। जोलम और उसके साथी फ्रीडम फाइटर ग्रुप के मेंबर होते हैं, इसीलिए उन्हें पकड़कर अपने साथियों के पास ले जाते हैं। वहीं होप और हैंक जेनेट से सवाल पूछते हैं कि वो शिप किसका था और वो हमें क्यों ढूंढ रहा था। आपने तो कहा था कि इस दुनिया में कुछ नहीं है। जेनेट उनके सवालों के जवाब नहीं देती और कहती है कि तुम्हें अभी चुप रहना होगा, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, मगर अभी हमें स्कॉट और केसी को ढूंढना होगा। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। हैंक क्वांटम रियल्म की ये दुनिया देखकर हैरान होते हैं। वो जेनेट से कहते हैं कि मैंने सालों तक इसकी रिसर्च की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना सब कुछ है। जेनेट उन्हें बताती है कि तुम क्वांटम रियल्म की गहराइयों तक नहीं पहुँच सके थे क्योंकि तुमने क्वांटम स्काई और सब एटॉमिक लेवल को पार नहीं किया। ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये जगह टाइम और स्पेस दोनों के परे है, इसीलिए छुपा हुआ यूनिवर्स है हमारी धरती के नीचे। तभी जेनेट को वहाँ पर कुछ फ्लाइंग क्रिएचर दिखाई देते हैं, इसीलिए वहाँ के एक ग्रुप के सामने आ जाते हैं जो उन्हें देखकर उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका लीडर जेनेट पर हमला करता है, लेकिन जेनेट उसका हाथ काट देती है, मगर उसका हाथ वापस से रीजनरेट हो जाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को जानते थे और ये उन दोनों का हाई हेलो करने का तरीका था। अब वो लीडर उन्हें एक फ्लाइंग क्रिएचर और उन्हें कुछ कपड़े देता है ताकि इन कपड़ों में वो तीनों यहाँ के आम लोगों की तरह लगे। हैंक जेनेट से पूछते हैं कि हम इस चीज से कहाँ जा रहे हैं, तो जेनेट बताती है कि हम एक दोस्त से मिलने जाएंगे जो यही आसपास है और वो हमारी स्कॉट और केसी को ढूंढने में मदद करेगा। वहीं स्कॉट को उन फ्रीडम फाइटर लोगों की बातें समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए वो केसी और स्कॉट को एक रेड लिक्विड पिलाते हैं जिन्हें वो लोग फूस कहते थे, जिससे स्कॉट उन सभी लोगों की बातें समझ पा रहा था। वेब नाम का प्राणी स्कॉट को बताता है कि तुमने जो अभी लिक्विड पिया वो मेरा ही द्रव था। तभी वहाँ क्वाज आ जाता है जो भी फ्रीडम फाइटर्स का ही मेंबर था और उसके पास टेलीपैथिक पावर थी जिसकी मदद से वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता था। जोलम और वेब को लगता है कि वो जासूस है, लेकिन तभी वहाँ केसी आ जाती है जो उन्हें कहती है कि हम जासूस नहीं है, ये मेरे डैड है। स्कॉट उसे बताता है कि हम अर्थ पर मौजूद एक शहर सैन फ्रांसिस्को से आए हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो प्रतीक के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मगर कुआज को अपनी पावर से पता चलता है कि वो सच बोल रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उन फ्रीडम फाइटर की लीडर जेंटोर आ जाती है जो उन्हें कहती है कि तुम भी ऊपर की दुनिया के हो जहाँ का हमारा दुश्मन किंग द कॉन्करर है, इसीलिए तुम भी उसके शिकार हो और वो तुम्हें ढूंढने के लिए हमारी दुनिया को खा कर देगा। तो केसी उससे पूछती है कि यहाँ क्या हुआ था। जेंटोरा बताती है कि उस जालिम कॉन्करर ने हमारे घर जला दिए, उसने अपनी पूरी सल्तनत हमारे लोगों की लाशों पर बनाई है, इसीलिए मैंने अपने लोगों को लड़ने लायक बनाया, लेकिन उसकी सेना के सामने हम काफी नहीं थे, इसीलिए हम हार गए। तो केसी उन्हें कहती है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन स्कॉट केसी से कहता है कि हम अभी इनकी मदद नहीं कर सकते, हमें जेनेट और बाकी सभी को ढूंढना होगा। जेनेट का नाम सुनकर जेंटोरा हैरान हो जाती है, वो उसे कहती है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। वहीं हम होप, जेनेट और हैंक को देखते हैं जो उस क्रिएचर पर सवार होकर जेनेट के दोस्त से मिलने के लिए क्वांटम रियल्म की एक सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ होप और हैंक को अजीब अजीब प्राणी दिखाई देते हैं। फिर जेनेट उन्हें एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाती है जहाँ एक बार था, वो उन दोनों को पूछ पिलाती है, जिससे अब होप और हैंक भी वहाँ के लोगों की बात समझने लगते हैं। तभी वहाँ क्राइलर भी अपना शिप लेकर आ जाता है जो जेनेट का दोस्त था और अब वो क्वांटम रियल्म के एक शहर एक्सिया का गवर्नर बन चुका था। जेनेट हैंक और होप को बताती है कि मैं और क्राइलर फ्रीडम ग्रुप में थे और हमने कांग के खिलाफ विद्रोह किया क्योंकि उसने काफी लोगों के घर उजाड़े थे। जेनेट क्राइलर से कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, हम अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ कांग के सैनिक आने लगते हैं। यह देखकर जेनेट समझ जाती है कि क्राइलर भी कैंग के साथ
मिल गया है। क्राइलर उन तीनों को कहता है कि तुम सभी को केंग के पास चलना होगा और तुम्हारे 2 साथियों को भी केंग जल्दी पकड़ लेगा, क्योंकि उसने उसके सबसे खतरनाक हथियार मोडोक को उन्हें पकड़ने भेजा है, जो ना तो मशीन है ना ही इंसान। जेनेट क्राइलर से कहती है कि तुम पहले ऐसे नहीं थे, तो क्राइलर कहता है कि केंग सबको मना ही लेता है, इसलिए अब हम सभी को उसके पास चलना चाहिए। लेकिन तभी होप उन सभी पर हमला कर देती है, जिसमें जेनेट भी उसकी मदद करती है। हैंक भी शूटर से उन्हें मारने लग जाते हैं और अब वो एक एक करके सभी को खत्म कर देते हैं। हैंक एक क्रिएचर को बढ़ा कर देते हैं और वो अब शिप लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं जेंटोरा स्कॉट और केसी को बताती है कि तुम दोनों को यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि अगर तुम जेनेट को ढूंढ रहे हो तो केंग तुम्हें ढूंढ रहा होगा। तभी वो देखते हैं कि केंग के शिप उनकी तरफ आ रहे होते हैं, इसीलिए वो सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। वो सभी शिप उन पर फायरिंग करने लग जाते हैं और वहाँ के लोगों को मारने लगते हैं, इसीलिए फ्रीडम फाइटर्स भी उनसे लड़ने लग जाते हैं। मगर स्कॉट उनसे नहीं लड़ रहा होता और वो केसी को बचाकर भाग रहा था। तभी केंग के लोग जोलम को पकड़ लेते हैं, लेकिन जेंटोरा उन्हें मारकर जोलम को छुड़वा लेती है और वो उसे लोगों को बचाकर निकल जाने को कहती है। मगर तभी जेंटोरा को केंग के सिपाही पकड़ लेते हैं, लेकिन अब केसी भी उन्हें बचाने जाती है, क्योंकि उसके पास भी एक एंटमैन सूट था, मगर उसे इसका इस्तेमाल सही से करना नहीं आता था, इसीलिए वो केंग का आदमी केसी को मारने लगता है। लेकिन स्कॉट उसे बचा लेता है और अब वो दोनों जेंटोरा के पास आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ मोडोक आ जाता है, इसीलिए वो सभी भागने लगते हैं। जेंटोरा को भी अब वो लोग पकड़ लेते हैं। मोडोक स्कॉट और केसी के सामने आ जाता है। मोडोक उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें कब से पकड़ना चाहता था, और उसे अपना फेस दिखाता है, जो कि असल में डेरेन होता है, जिसने अब केसी को मारने की कोशिश की थी। तो स्कॉट ने उसे यहाँ क्वांटम फील्ड में भेज दिया था। स्कॉट उससे पूछता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तो डेरेन उसे बताता है कि तुमने तो मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन केंग ने मेरी मदद की और मुझे अल्टीमेट हथियार बनाया और अब उसे तुम्हारी जरूरत है। वहीं शिप में होप और हैंक जेनेट से पूछते हैं कि केंग कौन है और आप उससे इतना क्यों डर रही हो। तो जेनेट उन्हें बताती है कि मैं अकेली नहीं थी जो क्वांटम रियल्स में फंसी थी। एक दिन मेरे पास केंग का शिप क्रैश हुआ। उसने मुझे बताया कि वो ट्रेवलर है जो दूसरी दुनिया से यहाँ आया है, इसीलिए मैंने उसकी मदद की। उसने मुझे बताया कि उसके पास एक शिप है जिससे मल्टीवर्स यानी दूसरे आयामों में ट्रेवल किया जा सकता है। मुझे पहले इस बात पर यकीन नहीं हुआ, मगर वो सच कह रहा था। लेकिन वो शिप खराब हो चुका था, उसका कोर डैमेज हो गया था। उसने मुझे कहा कि अगर ये शिप सही हो गया तो हम अपने अपने घर वापस जा सकते थे, इसीलिए हम दोनों उस शिप के एनर्जी कोर को रिचार्ज करने के काम पर लग गए और सालों की कोशिश के बाद हमने उस एनर्जी कोर को पहले की तरह ही बना दिया। मगर वो शिप न्यूरोकाइनेटिक होने की वजह से केंग से जुड़ा हुआ था, इसीलिए जब मैंने उस शिप को छुआ तो मैंने उसका दिमाग पढ़ा, जिसमें मैंने देखा कि उसने बहुत पाप किए थे, लाखों मासूमों को मारा, उनके घर बर्बाद कर दिए, समय रेखा से छेड़छाड़ की और लाखों लोगों का अस्तित्व खत्म कर दिया। जिससे मुझे पता चला कि वो यहाँ भटक कर नहीं पहुँचा था, बल्कि उसे उसकी दुनिया से बेदखल करके क्वांटम रियल्स में भेज दिया था ताकि वो हमेशा के लिए कैद हो जाए। इसीलिए उसका शिप खराब था, मगर मैंने उसका शिप सही कर दिया था और मेरी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में थी। केंग ने मुझसे कहा कि वक्त उसकी मुट्ठी में है और वो मुझे यहाँ से बाहर वापस अपने घर भेज देगा, लेकिन मुझे लाखों लोगों की जिंदगियों के बदले ये मंजूर नहीं था, इसलिए मैंने उस एनर्जी कोर को वापस निकाल लिया। केंग ने मुझे रोकने की कोशिश की और वो बहुत ताकतवर था, इसीलिए मैंने उस कोर को रिंग की मदद से बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन इससे केंग को और ज्यादा पावर मिली। मगर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए यही फंस गए। लेकिन उसने इस बात का भी फायदा उठाया और यहाँ क्वांटम रियल्स में के लोगों को भी मारना शुरू किया और अपना एक साम्राज्य बनाया, क्योंकि उसके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी और हथियार थे जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं सालों तक उसके खिलाफ लड़ी, छिपती रही। फिर हैंक ने मुझे बचा लिया, लेकिन मैंने ठीक नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ एक शैतान को खुला छोड़ दिया था। हैंक उसे कहते हैं कि तुमने सब जानबूझकर नहीं किया। जेनेट बताती है कि मैं सब भूलना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। होप अपनी मोम से कहती है कि पहले आप अकेली थी, अब हम साथ हैं, इसीलिए हम उसे मिलकर रोकेंगे। और अब वो उस एनर्जी कोर की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि केंग उस एनर्जी कोर को हासिल करने के लिए स्कॉट को वहीं भेजेगा। वहीं स्कॉट और केसी केंग की जेल में कैद होते हैं। केंग उनके पास आता है। वो स्कॉट को कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा अगर तुम मुझे वो नहीं लाकर दोगे जो मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मुझे सब कुछ खत्म करने
करना है। मेरी जिंदगी वक्त की मोहताज नहीं है, बल्कि वक्त मेरी मुट्ठी में है। इसीलिए मेरे वेरिएंट्स ने मुझे यहाँ फंसाया, क्योंकि वो मुझसे डरते थे। इसलिए मैं यहाँ से निकलकर उनसे बदला लूंगा। स्कॉट समझ जाता है कि किंग के इरादे नेक नहीं है, इसीलिए उसकी मदद करने से मना कर देता है। तो किंग उसकी बेटी केसी को टॉर्चर करने लग जाता है। ये देखकर स्कॉट उसकी मदद करने को मान जाता है। तो किंग एक पोर्टल खोलकर उसे एनर्जी कोर के पास ले आता है, जिसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी थी। किंग उसे बताता है कि इसी चीज की मदद से मैं स्पेस और टाइम में घूम सकता था, लेकिन जेनेट ने इसे बड़ा कर दिया और समय से इसका कंट्रोल हटा दिया। मोडोक स्कॉट को बताता है कि तुम्हें इस एनर्जी कोर को छोटा करने के लिए इसके सेंटर में जाना होगा, लेकिन ये काम तुम्हें बहुत जल्दी करना है, क्योंकि तुम जितनी देर अंदर रहोगे तुम्हें उतने ही भ्रम होंगे। फिर वो अपनी बेटी से मिलकर जल्दी से अंदर चला जाता है और छोटा होकर उस एनर्जी कोर तक पहुंच जाता है, मगर तभी उसके दो रूप बन जाते हैं, क्योंकि वो संभावनाओं के बाउंडर में फंस चुका था। इसीलिए उसके एक से अनेक रूप बनने लगते हैं, जो संभावनाएं उसने अभी तक जी थी, क्योंकि इसमें उसकी बास्केट रॉबिन्सन वाली संभावना भी होती है। जब वो वहाँ पर नौकरी करता था, वो सभी उस कोर को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक एक करके सभी मारे जाते हैं। वहीं होप को भी स्कॉट के सिग्नल मिलने लगते हैं, इसीलिए वो भी उसके पास जाने लगती है, मगर उसकी भी वहाँ संभावनाएं क्रिएट होने लगती है। जेनेट उसे कहती है कि तुम्हें उन सभी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो तुम्हारी संभावनाएं हैं। वहीं स्कॉट अपनी सभी संभावनाओं में घिर जाता है, मगर तभी केसी उससे बात करती है। वो उसका हौसला बढ़ाती है कि आपको मेरे लिए वापस आना होगा, इसीलिए अब उसकी सभी संभावनाएं भी स्कॉट को ऊपर जाने में मदद करती है। मोडो को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है, तो स्कॉट उसे कहता है कि हम सभी केसी से प्यार करते हैं, और अब स्कॉट ऊपर पहुंच जाता है और वो उस कोर पर रेड रिंग से शूट करता है ताकि वो कोर छोटा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो सभी नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी होप आकर उसे बचा लेती है और अब उनकी संभावनाएं भी खत्म हो जाती है और वो दोनों बहुत सारी रिंग्स की मदद से उस एनर्जी कोर को छोटा कर देते हैं। जेनेट भी उसके पास आ जाती है। वो स्कॉट को कहती है कि हम किंग के हाथ ये कोर नहीं लगने दे सकते, मगर तभी किंग वहाँ पर आ जाता है, जो स्कॉट से वो एनर्जी कोर मांगता है। तो स्कॉट उसे कहता है कि हमारी डील हुई थी, तुम मुझे मेरी बेटी लौटाओगे, इसीलिए जब तक तुम मुझे मेरी बेटी नहीं दोगे मैं तुम्हें कोर नहीं दूंगा। मगर किंग अपनी पावर से वो कोर ले लेता है। होप और स्कॉट उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन दोनों को दूर गिराकर बेहोश कर देता है। वही हैंक शिप पर होते हैं, जिन पर मोडोक अटैक कर देता है, जिससे उनकी शिप क्रैश हो जाती है। जेनेट हैंक के पास जाने लगती है, लेकिन किंग उसे पकड़कर अपने साथ अपने शहर एक्सिया में ले आता है। किंग उससे पूछता है कि पिछली बार जब तुमने मेरे दिमाग में झांका था तो तुम्हें क्या दिखा। जेनेट उसे बताती है कि तुम एक शैतान हो, मगर तुम खुद को भगवान समझते हो। तो किंग उसे बताता है कि पूरे मल्टीवर्स में मेरे कई सारे वेरिएंट्स हैं जो हमेशा वक्त के साथ खेलते रहे, पर मैंने देखा कि इन सभी की वजह से मल्टीवर्स बर्बाद हो रहा था, इसीलिए मैं उन सभी दुनियाओं को बर्बाद कर दूंगा जो मेरे लिए खतरा है, क्योंकि एक कॉन्करर का काम है एक लाचार दुनिया को मिटाकर नई दुनिया बनाना। जेनेट उसे बताती है कि तुम लाखों मासूमों को मार दोगे अपना बदला लेने के लिए। तो किंग कहता है कि ये मेरे लिए बहुत छोटी कीमत है। वहीं हम हैंक को देखते हैं जिन्हें चींटियां बचा लेती है और होप और स्कॉट के पास आ जाते हैं। स्कॉट उनसे पूछता है कि क्या है वही एंट फॉर्म वाली चींटियां हैं जो हमारे साथ यहाँ आ गई थी, मगर आपने इन्हें कैसे ढूंढा। तो हैंक बताते हैं कि जब से हम यहाँ आए हैं मुझे चींटियों के अजीब से सिग्नल मिल रहे थे, मगर मुझे लगा कि EMP कम्युनिकेशन डिवाइस खराब हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि वो चींटियां थी जो यहाँ आते हुए किसी टाइम चेंजिंग फील्ड से होकर गुजरी, जिसकी वजह से ये एक दिन में हजारों साल जीकर आई, जिससे इन्होंने अपने साइंस और नॉलेज को बहुत एडवांस कर लिया। इसीलिए इन्होंने खुद मुझे ढूंढ लिया और अब वो चींटियां उनका शिप भी रिपेयर करने लग जाती है। स्कॉट उन्हें कहता है कि हमें किसी भी हाल में किंग को हराना होगा, चाहे वो कितना ही ताकतवर हो। वहीं हम केसी को देखते हैं जो किंग के गार्ड पर हमला करके उनको मार देती है और जेंटोरा के पास आ जाती है जो एक सेल में कैद थी, इसीलिए उसे बचाने के लिए उस सेल के गेट को खोलने की कोशिश करने लग जाती है, मगर तभी वहाँ गार्ड आ जाते हैं। लेकिन केसी अपने सूट की मदद से उन्हें आसानी से मार देती है और गलती से वो सेल का गेट भी खुल जाता है, जिससे जेंटोरा आजाद हो जाती है। केसी उसे कहती है कि मेरी वजह से किंग को तुम्हारे ठिकाने का पता चला, इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो जेंटोरा उसे कहती है कि मुझे मेरे साथियों तक मैसेज पहुँचाना होगा कि हम सभी साथ मिलकर किंग को हरा सकते हैं और हम मिलकर
मिलकर यहाँ बंद मेरे लोगों को आजाद करेंगे, जिससे हम अंदर से ही केंग के लोगों पर हमला कर देंगे। वहीं केंग लाइव आकर अपनी पूरी आर्मी को अपना मैसेज दे रहा होता है कि मैं तुम सभी के साथ मिलकर उन सभी लोगों से बदला लूंगा जिन्होंने मुझे बेदखल किया, और फिर हम एक एक करके पूरे अनंत काल को जीत लेंगे। मगर तभी केसी उसके लाइव शो को हैक करके खुद लाइव आ जाती है और वो सभी को मैसेज देती है कि मैं जेंटोरा के साथ टावर में हूँ और अगर हम सभी साथ लड़े तो केंग को हराना नामुमकिन नहीं है। सभी लोग उसके इस मैसेज को सुन पा रहे थे, इसीलिए सभी का हौसला बढ़ाती है कि आपको लगता होगा कि हम केंग को नहीं हरा सकते, उसकी सेना बहुत पावरफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि एक चींटी भी हाथी को मार सकती है। ये बात मेरे डैड ने कही थी और अगर वो यहाँ होते तो कभी हार नहीं मानते। स्कॉट, होप और जेनेट भी उसका मैसेज देख रहे होते हैं और उन्हें उसकी लोकेशन का पता चल जाता है, इसीलिए वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं केंग इससे गुस्सा होकर मोडो को केसी को मारने भेजता है। केसी जेंटोरा के साथ मिलकर उसके साथियों को आजाद करवा रही होती है, तभी वहाँ मोडो आ जाता है, इसीलिए केसी उसका ध्यान भटकाने के लिए बाहर चली जाती है, मगर मोडोक भी उसका पीछा करने लग जाता है। वहीं अब केंग भी उस एनर्जी कोर की मदद से अपनी टाइम ट्रेवल शिप को एक्टिवेट करने लग जाता है ताकि वहाँ से निकल सके, लेकिन तभी एंटमैन अपने बहुत बड़े अवतार में वहाँ पर आ जाता है और सब कुछ बर्बाद करने लगता है। लेकिन केंग अपने बहुत सारे शिप से उन पर हमला करवाने लग जाता है। होप उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत सारे थे, इसीलिए वो दोनों उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ जेंटोरा के साथी आ जाते हैं जो भी केंग के लोगों को मारने लगते हैं। ये देखकर केंग अपने शिप को एक्टिवेट करने लग जाता है। ये देखकर स्कॉट उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। वो एक बिल्डिंग से खुद को प्रोटेक्ट करता है और वो केंग की प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता और दूर गिर जाता है। केसी भी यह सब देख लेती है और अपने डेड को बचाने जाने लगती है, लेकिन तभी मोडोक उसका रास्ता रोक लेता है। ये देखकर केसी अपना साइज बढ़ाकर लेती है और मोडोक को बहुत बुरी तरीके से मारती है। डेरेन केसी को कहता है कि मैं चंपू हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो केसी उसे कहती है कि तुम हमारा साथ दे सकते हो क्योंकि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ सकता है। ये कहकर अपने डेट की तरफ बढ़ने लगती है। होप स्कॉट से कहती है कि हमें किसी भी तरह केंग को रोकना है, इसीलिए वो जोर से स्कॉट को उस शिप की तरफ फेंकती है और स्कॉट अपना साइज बढ़ा करके उस शिप की एक रिंग को तोड़ देता है, जिससे वो शिप टूटकर बंद हो जाती है। अब केसी भी अपने डेट के पास पहुंच जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। केंग देखता है कि उसका एनर्जी कोर बंद हो चुका है, तो गुस्से में जेंटोरा के सभी लोगों को मारने लग जाता है। जेंटोरा केंग पर वार करती है, लेकिन उसके वार को रोक लेता है। जोलम उस पर अपनी एनर्जी प्रोजेक्शन पावर से वार करता है, लेकिन केंग उसे उसकी पावर से मार देता है। इससे अब जेंटोरा के लोग हार मान लेते हैं और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। होप, स्कॉट और केसी केंग के सामने आ जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन केंग बहुत पावरफुल था, इसीलिए उन तीनों के हमले से भी उसे कुछ नहीं होता। केंग उन सभी से कहता है कि तुम जैसे बहुत से एवेंजर को मैंने मार दिया है, इसीलिए तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम लोग चींटियों से खेलते हो। तभी वहाँ हैंक अपनी चींटियों की पूरी आर्मी लेकर आ जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो बहुत आसानी से केंग के लोगों को मारने लग जाती है। केंग खुद को एक शील्ड से प्रोटेक्ट कर लेता है जिसे चींटियां तोड़ नहीं पा रही थी, मगर तभी डेरेन आकर उस शील्ड को तोड़ देता है क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि वो केंग का साथ देकर गलत कर रहा है। अब वो चींटियां केंग को बुरी तरीके से मारने लग जाती है। डेरेन की हालत अब काफी खराब हो चुकी थी। वो केसी से कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर बुराई छोड़ दी। वो स्कॉट से कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई माना। इससे स्कॉट को बहुत हैरानी होती है। डेरेन कहता है कि मैं मरा तो एक एवेंजर की तरह। ये कहते हुए वो अपना दम तोड़ देता है। तभी जेनेट हैंक से कांटेक्ट करती है। वो उन्हें बताती है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें अभी वापस घर लौटना होगा। वो उन सभी को टावर पर बुलाती है और एनर्जी कोर की मदद से अर्थ के लिए एक पोर्टल खोल देती है। अब हैंक और बाकी सभी चींटियों पर बैठकर वहाँ पर आ जाते हैं और वो जेसी की डिवाइस की मदद से वापस घर में पहुँच जाते हैं, मगर स्कॉट जैसे अंदर जाने वाला था, केंग वहाँ पर आ जाता है जो उसे दूर गिरा देता है। जेसी इससे काफी डर जाती है। केंग उस पोर्टल की तरफ भागता है ताकि वो क्वांटम रियल्म से निकल सके, लेकिन स्कॉट उसे रोक देता है, जिससे केंग स्कॉट को बहुत मारता है और उसका हेलमेट भी तोड़ देता है। केंग वापस उस पर हमला करता है। स्कॉट उससे नहीं जीत पाता, मगर वो केंग से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा, इसीलिए वो दोबारा खड़ा होकर उससे लड़ने लग जाता है।
कैंग उसे कहता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तो स्कॉट उसे कहता है कि भले ही मैं तुमसे हार जाऊं मगर मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, और वो बहुत सारी बड़ी और छोटी करने वाली रिंग को उस एनर्जी कोर में डाल देता है। यह देखकर कैंग उस पोर्टल की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी पोर्टल से आवाज आती है जो उसे रोक देती है और उस पर लगातार शूट करती रहती है, जिससे कैंग उस एनर्जी कोर के पास चला जाता है और उसके अंदर समा जाता है, जिससे एक धमाका होता है और वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। होप और स्कॉट को लगता है कि वो यहीं फंस गए हैं। वो देखते हैं कि जेंटोना के लोग अब बहुत खुश हैं, मगर तभी केसी उनके लिए पोर्टल खोल देती है। फिर हम देखते हैं कि स्कॉट अपनी नॉर्मल लाइफ वापस से जीने लग जाता है और वो सभी साथ में केसी का बर्थडे मनाते हैं, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जिसमें हम कैंग के कई सारे वेरिएंट्स को देखते हैं जो क्वांटम रियल्म वाले कैंग की मौत से बहुत खुश होते हैं और अपने मल्टीवर्स विद्रोह की योजना बनाने लगते हैं। फिर हम इसके एंड क्रेडिट सीन में लोकी और मोबियस को देखते हैं जो 1920 के टाइम के एक कैंग वेरिएंट को देखते हैं जिसका नाम विक्टर टाइमली था, और ये मूवी यहीं पर फाइनली एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।